जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, चौथा चैप्टर चल रहा है। आज लास्ट क्लास है, आज अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अब तक अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, कार्बन के बारे में पढ़ लिया है और जो कार्बन के यौगिक हैं उनके गुणधर्म किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है और प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण है, प्रतिस्थापन है, ऐसे अपने 4 ग्रुप पढ़ लिए हैं। ठीक है, मतलब 4 जो इसके गुणधर्म है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि जो यौगिक हैं, कार्बन के 2 यौगिक अपन ने पढ़े थे। कार्बन के 2 यौगिक कौन कौन से थे? एक तो था एथेनॉल और एक था एथेनोइक अम्ल। एक था एथेनॉल, एक था एथेनोइक अम्ल। इन दोनों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई ये अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। 2 स्पेशल हैं, एथेनॉल और एथेनोइक। ठीक है, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। जो कई लोगों की दिक्कत करता है कि भाई साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, उसको एकदम सरल तरीके से अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एथेनॉल है उसका सूत्र क्या होता है आपको पता है। मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने बताया था मैथ और एथ में होते हैं 2 कार्बन। ठीक है, 2 होते हैं इसके अंदर कार्बन। नोल जिसमें ओल आ जाता है वो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह हो जाता है? एल्कोहल का। और एल्कोहल में लगता है OH। क्या लगता है? OH। देखिए, मैं इधर बना देता हूं 2 कार्बन और समूह लग रहा है OH, अर्थात यहां पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और CH3 हो जाएगा। ठीक है, एक इसकी हो जाएगी CH3 CH। ठीक है, देखिए ये बन चुका है क्या? ये बन चुका है एथेनॉल। ठीक है, ये बन चुका है एथेनॉल। ठीक है, इसके समीकरण सही है क्या? 1 2 इधर लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये बन चुका है एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल जब इसकी अभिक्रिया अपन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सोडियम के साथ में कि सोडियम के साथ में ये किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ठीक है, सबसे पहले अपन एथेनॉल को देखेंगे कि भाई ये सोडियम के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है, मतलब जब इसको सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये किस प्रकार का अपनी प्रतिक्रिया देगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि जो एथेनॉल है उसको जब अपन एथेनॉल का जो उपयोग है संतृप्त से असंतृप्त हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन किस प्रकार बदल सकते हैं। जो श्रृंखलाएं हैं, जो यौगिक हैं संतृप्त वाले, उसको अपन असंतृप्त में किस प्रकार अपन उसको बदल सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एथेनॉल से। ठीक है, शुरुआत करते हैं एथेनॉल से। एथेनॉल देखिए, एथेनॉल एल्कोहल होता है, आपको पता है इसके अंदर क्या मिला होता है? एल्कोहल। ये भी एक एल्कोहल ही है एक तरीके का। देखिए, जब एथेनॉल को कक्ष ताप पर अर्थात रूम टेम्परेचर पर जब इसको कमरे के अंदर रखते हैं तो ये रहता है द्रव अवस्था में। किसमें रहता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, कक्ष ताप पर ये रहता है द्रव अवस्था में। इसका जो उपयोग है वो कई सारे पेय पदार्थ में काम में आते हैं, जैसे कि कोई टॉनिक हो गया, कोई सिरप हो गई, खांसी की सिरप हो गई। ठीक है, या फिर शराब वगैरह में भी इसका यूज आता है। ठीक है, कफ सिरप हो गई, उसके अंदर ये एथेनॉल का काम में लिया जाता है। ठीक है, एथेनॉल बहुत ही ज्यादा घातक होता है। वो तब होता है जब अपन इसका शुद्ध रूप इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्योर शुद्ध रूप। जब अपन इसका शुद्ध रूप, अगर कोई थोड़ा सा भी एथेनॉल पी लेता है तो वो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उतना ज्यादा खतरनाक होता है इसका प्योर फॉर्म में। लेकिन ये जो टॉनिक वगैरह सिरप वगैरह होती है उसके अंदर प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये उसके अंदर कई सारी मिलावट होती है, तब जाके अपन उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, अब देखिए एथेनॉल का काम क्या होता है? पेय पदार्थ में काम आता है, शुद्ध रूप में ये घातक होता है, मतलब शुद्ध रूप में ये घातक होता है। ठीक है, कक्ष ताप पर ये रहता है द्रव अवस्था में। अब अपन देखते हैं इसकी पहली अभिक्रिया किसके साथ में? सोडियम के साथ में, कि भाई इसको जब सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये मैं समीकरण बनाता हूं
CH3CH2OH, ठीक है, ये रहा 2Na। देखिए CH3CH2OH, तो ये क्या बना लेगा, CH3CH2COONA प्लस H2, ये अलग हो जाएगा, ये गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। किस में निकल जाएगा, गैस की फॉर्म में, ठीक है। जब ये रहा सोडियम, देखिए ये रहा सोडियम CH3CH2OH अर्थात एथेनॉल। एथेनॉल की जब अपन ने अभिक्रिया करवाई सोडियम के साथ में, तो अपने पास मिला CH3CH2CONA, CH3CH2CONA अर्थात इसको बोलते हैं सोडियम, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या बनाया, जब एथेनॉल को सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाई तो अपने पास क्या मिला, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम के साथ में एथेनॉल मिला तो सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहां तक क्लियर। सोडियम के साथ, क्योंकि इसने क्या किया, जो Na था इसको कर लिया प्रतिस्थापित और इसकी जगह खुद ले ली, ठीक है। इसने क्या किया, खुद इस हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अपन ने पढ़ी थी इससे पहले पिछली वाली क्लास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे ही यहाँ पर काम हुआ है, ठीक है, सोडियम का। अब ठीक है, एथेनॉल और सोडियम की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए, अब अपन देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया मैंने बताई थी कि भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मान के चलिए, देखिए ये है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, देखो असंतृप्त में दो आते हैं, आपको पता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन संतृप्त में कौन से आते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड आते हैं। संतृप्त में आते हैं सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में आते हैं डबल और ट्रिपल, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर ये अभिक्रिया होगी, बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, मतलब असंतृप्त कब बनेगा, जब संतृप्त में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। भाई संतृप्त ही तो असंतृप्त बनेगा ना, भाई संतृप्त वाली जो श्रृंखलाएं हैं उनको किसमें बदलेंगे, असंतृप्त में, यही मतलब निकल रहा है इसका, ठीक है, क्लियर यहां तक इसको। अब देखिए अपन क्या करवाएंगे, एथेनॉल की अभिक्रिया, CH3 एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपन इसकी अभिक्रिया, अब अपन इसकी जो अभिक्रिया है, मान के चलिए मैं लेता हूं एथेन, ले लेता हूं, क्या लेता हूं, एथेन, ये ले लेते हैं, एथेन हो जाएगा CH3 और CH3, ये होता है एथेन, भाई CH3 ये तो होता है। अब देखिए CH3 एक चीज आपको बताता हूं, जो एथेन है, आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर एथेन लिखने की अपन को जरूरत नहीं है, यहां पर अपन को एथेन लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखिए CH3 CH2O और H, कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बताइए जरा, कमेंट बताइए, कहीं आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब जब नहीं दिख रहा है तो अपन करेंगे क्या, अपन ये करेंगे कि जो एथेनॉल है इसको ही अपन किस में चेंज करेंगे, असंतृप्त में, ठीक है। असंतृप्त में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, भाई OH हटाना पड़ेगा, भाई तभी, और यहां पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, दो कार्बन के मध्य क्या आना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया,
यहाँ पर कुछ लोग ये कर देते हैं कि भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, इसका मतलब ये समझते हैं कि भाई जो एथेनॉल है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एथेन से या फिर मेथेन से, एथेन से, प्रोपेन से, जो भी है। लेकिन यहाँ पर एथेन एल्केन सीरीज का, किसका, एल्केन सीरीज का कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो केवल एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल एथेनॉल क्या है, एथेनॉल खुद एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ठीक है, जो एथेनॉल है वो स्वयं क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब देखिए क्या करना है, करना ये है, ये अपने पास एथेनॉल है, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4। ठीक है, H2SO4, और इसकी उपस्थिति में अपन करेंगे इसको गर्म। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4। यह है अपने पास क्या है, एथेनॉल है। अभी आपको बताया था एथेनॉल, एथेनॉल की जब अपन H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, इधर से OH जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या, इधर से OH जो है वो अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2। समझ में आया क्या भाई, इधर से क्या हो जाएगा अलग, जो OH है वो अलग हो जाएगा और एक बॉन्ड उठकर इन दोनों के बीच में लग जाएगा जैसे कि। अब क्या क्या बचा अपने पास में, एक तो ये OH बच गया, एक इधर से हाइड्रोजन बच गया, तो इधर से भी क्या बन जाएगा, पानी H2O। दो ऑक्सीजन बच गए थे, एक हाइड्रोजन बच गया था, दोनों ने मिलकर बना लिया O। एक ऑक्सीजन बच गया था और दो हाइड्रोजन, इसलिए H2O बन गया, पानी बन गया। समझ गए भाई, इधर से OH हट गया, इधर से एक हाइड्रोजन हट गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये हट गए, और हाइड्रोजन के एक तो ये रहा, एक इधर से मिल गया तो दो हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो ये बन गया H2O। ठीक है, क्या बन गया, अब एथेनॉल को किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा एथेन प्लस पानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एथेनॉल क्लियर, एथेनॉल क्लियर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अपन अब ये निशान, तो किसी की डाउट हो गई निशान किसका है, देखिए जब भी अपन किसी को गर्म करते हैं या हीट करने के कोई निशान लगाते हैं तो उसको ट्राइंगल बना देते हैं, ऐसे छोटा सा ट्राइंगल। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आइए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए एथेनोइक अम्ल के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या है एथेनोइक अम्ल, देखो इसको अपन एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, घर में सिरका होता है वो भी यही होता है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, घर में जो सिरका होता है वो भी एथेनोइक अम्ल होता है, और जो अपन एसिटिक अम्ल है उसको भी एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल तो अपन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एसिटिक अम्ल है, लेकिन वैसे इसका नाम क्या होता है रासायनिक, जैसे IUPAC नेम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये ऋतु में, शीत ऋतु में क्या हो जाता है, ठंड के ऋतु मतलब ठंड के दिनों में जम जाता है। अब जमने के कारण ये शिला के रूप में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है, ये जम जाता है, इस वजह से इसको ग्लेशियल, क्योंकि ग्लेशियर का मतलब बड़ी सी जो बर्फ होती है, बड़ी सारी बर्फ होती है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर के समान मतलब एक बर्फ के समान जल मतलब जम जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। नाम क्या है इसका, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब ये पूछ सकता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में कि भाई एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल को या फिर पेंटेनोइक अम्ल को या हेप्टेनोइक अम्ल को, तो आपको क्या टिक कर रहता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए इसकी पहली अभिक्रिया करेंगे एस्टरीकरण। इसकी पहली अभिक्रिया अपन देखते हैं एस्टरीकरण। देखिए एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण जो होता है उसमें अपन एथेनोइक अम्ल का तो उपयोग लेंगे, क्योंकि अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल का। एक तरफ लेंगे अपन एथेनोइक अम्ल और उसकी अभिक्रिया करवा देंगे एथेनॉल से। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था एथेनॉल के बारे में। ठीक है, अब एथेनोइक अम्ल में अपन क्या करेंगे, एस्टरीकरण जब अभिक्रिया करते हैं तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का दोनों को मिला देते हैं, तो एक अभिक्रिया होती है, उसको अपन बोलते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, एक उत्प्रेरक अपन यूज करेंगे, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की। ठीक है, उसको मिलने पर, दोनों की अभिक्रिया होने पर, किसकी उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर यह बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है, एस्टर। और ये पानी आपको पता ही है,
एस्टर कब बनता है? जब अपन एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तब। किसकी उपस्थिति में? अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एस्टरीकरण कौन सी अभिक्रिया होती है? जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। कब? जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए एस्टर तो यहाँ पर बन चुका है, इसको अपन इस जो ये संरचना है इसको मैं आणविक सूत्र में इस प्रकार भी इसको लिख सकता हूँ, CH3 COO C2H5 ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये संरचना मैंने एक्सप्लेन करके लिख दी है, ये इसको आणविक सूत्र में इसको ऐसे लिखते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? एस्टर का उपयोग होता है इत्र बनाने में, जो खाने के अंदर जो जिससे स्वाद बनता है वो वाले मसाले वगैरह जो चीज होती है उसके अंदर इसको उपयोग में यह आता है। किसका? एस्टर का उपयोग में काम आता है। ठीक है, एस्टरीकरण क्या होता है? एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, एस्टर की अभिक्रिया करवाऊंगा सोडियम से। फिर मैं क्या करूंगा, एस्टर की जब अभिक्रिया में करवाता हूं सोडियम से तो मुझे दो चीज प्राप्त होती है। एक तो एथेनॉल, अभी देखा था C2H5, ये हो जाता है एथेनॉल, और ये बन जाएगा सोडियम लवण। कैसे बनेगा? देखो, जब इसकी अभिक्रिया में करवाऊंगा सोडियम से, किसकी? एस्टर की। यह है अपना एस्टर। जब मैं इसकी अभिक्रिया करवाता हूं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो C2H5OH, OH मतलब एल्कोहल और C2 मतलब एथेन, तो एथेनॉल वही बन गया। ये क्या बन गया? एथेनॉल। ये बन चुका है एथेनॉल, एथेनॉल बन गया। और दूसरी चीज बन गई CH3COONA, तो ये बन गया सोडियम लवण। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। अब देखिए अगर इसको देखो आप तो आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि ये तो कोई प्रकार्यात्मक समूह की जैसा लग रहा है। लो, इसको सोडियम को हटा करके मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देता हूं तो COOH बन जाएगा, और COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया। इसको बोलते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या बनते हैं? सोडियम लवण बनते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं जो साबुनीकरण अभिक्रिया है वो इसी को कहते हैं। ठीक, एस्टरीकरण होता है क्या? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों को मिलाएंगे तो एस्टर का निर्माण होगा। ठीक है, और एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और एथेनॉल दो चीज बनेगी, और इसको अपन बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अपन ने दो चीज पढ़ ली है। अब अपन आगे चलते हैं और अगली अभिक्रिया देखेंगे कि जो एथेनोइक अम्ल है वो कैसे अभिक्रिया करता है आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन अभिक्रिया करवाएंगे एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ में। क्षारक यहाँ पर क्या है? NaOH। ठीक है, ये हमारा रहा एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल की जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है CH3COONA और H2O। CH3COONA और H2O, ये भी क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा? ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, और ये पानी बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखना, जब एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाओ या फिर कार्बोनेट के साथ में या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, हमेशा क्या बनेगा? सोडियम का लवण बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम का लवण बनेगा। ठीक है, सोडियम का लवण। देखिए क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाई तो भी सोडियम एसीटेट बना, और यहाँ पर जो एथेनोइक अम्ल है उसकी क्षारक के साथ, ये कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाई तो भी सोडियम एसीटेट बना, और जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाई तो भी सोडियम एसीटेट बना। कहने का मतलब यह है
एथेनोइक अम्ल की क्षारक हो, कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के साथ में क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, वो ही पानी बनेगा और वो ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन क्षारक में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बोनेट मतलब कार्बन, कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा याद रखना कि भाई कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्षारक में नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बनेगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO2 मतलब बनेगा, इसके अंदर बनेगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर CO2 बनेगा और क्षारक में CO2 नहीं बनता। इतना याद रख लेना, बाकी आप आराम से ये क्वेश्चन अगर आया तो आप कर दोगे, ठीक है। दोनों में क्या किया, इसमें तो कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाई और इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवाई और इसमें क्षारक के साथ में, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है। तीनों में क्या बना, सोडियम एसीटेट अर्थात सोडियम का लवण बना, ठीक है, और जल क्षारक में बनेगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर किसी को? अब चलते अपन आगे, अब चलते अपन साबुनीकरण पे, ठीक है। आइए चलिए, आइए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन समझते हैं साबुन और डिटर्जेंट। साबुन तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं SOAP, सोप, इसको बोलते हैं सरफ बोल दो, ठीक है, या फिर अपन इसको बोलते हैं अपमार्जक, अपमार्जक, ठीक है। विज्ञान में इसको अपमार्जक और वैसे सरफ बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, साबुन की अभिक्रिया अपन ने अभी पढ़ ली थी, साबुनीकरण, उसके अंदर क्या किया था, एस्टर था, ठीक है, उसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अपने को क्या मिला था, सोडियम एसीटेट, ठीक है, और वो ही क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है, ठीक है। सोडियम एसीटेट ही क्या बोलते हैं, साबुन कहलाता है। उच्च श्रृंखला वाले अम्ल होते हैं साबुन में, क्या होता है, उच्च श्रृंखला वाले अम्ल, इसके अंदर क्या होता है, जो अम्लीय होते हैं वो उच्च श्रृंखला वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? वही है जो मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। अपन देखते हैं, बात करते हैं डिटर्जेंट की। देखिए, डिटर्जेंट क्या होता है, इस जो डिटर्जेंट इसलिए आया क्योंकि पहले साबुन से ही चलती थी, लेकिन डिटर्जेंट जो, देखिए सबसे पहले जो है वो साबुन चलती थी, ओसवाल साबुन है और भी कई तरीके की साबुन थी, तो वो पहले चलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो साबुन मृदु जल में तो ठीक है, लेकिन कठोर जल में वो कारगर नहीं है। कठोर जल में वो ज्यादा घुलते नहीं है, उससे कपड़े नहीं धुलते, झाग वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, वो मिसेल का निर्माण नहीं करते। इसलिए दोनों मृदु और किसके अंदर, साबुन क्या है, जो क्लोरीन और ब्रोमाइड जो आयन होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाता, इस वजह से साबुन कारगर नहीं होती। लेकिन जो कौन सरफ है, जो अपमार्जक है, उसके अंदर सल्फोनेट वाले अम्ल होते हैं, सल्फोनेट होते हैं, ठीक है। सल्फोनेट वाले क्या होते हैं, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो पानी के अंदर जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन होते हैं उनके साथ में घुलनशील पदार्थ बना लेते हैं और वो घुलकर पानी के अंदर घुल जाते हैं और वो साफ सफाई जो कपड़ों की है वो कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो आयन है उनके साथ में अभिक्रिया बना लेते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ में, लेकिन साबुन नहीं बना पाता, इस वजह से वो जो कपड़े हैं वो अच्छे से नहीं धो पाते, ठीक है। अब अपन देखिए, अब ये कपड़े धुलते कैसे हैं, ये देखिए, जो डिटर्जेंट है वो शैम्पू के अंदर भी है, ठीक है, इसका उपयोग, डिटर्जेंट का उपयोग शैम्पू के अंदर आता है और कपड़े धोने के जो सरफ वगैरह होती है उसके अंदर भी आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब अपन देखते हैं ये धुलते कैसे हैं कपड़े, गंदगी निकलती कैसे। मान के चलिए ये गंदगी है, कोई ऑयल का निशान है या फिर कुछ भी मान लो, साबुन क्या करेगा, जब अपन अपमार्जक इस पर रगड़ते हैं तो इसके चारों तरफ एक संरचना बन जाती है, संरचना बन जाती है, इस तरीके की संरचना बन जाती है और इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। अब ये डंडिया सी क्या है, देखिए इसमें दो ध्रुव हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। एक ध्रुव होता है आवेशित और एक ध्रुव होता है अनावेशित। ये क्या है, ये है
ये है ये ऋणावेशित है, जिसको अपन बोलते हैं ऋणावेशित, ऋणावेशित, और ये आवेशित है। अब आवेशित वाला क्या करेगा, जो तेल की बूंद है या जो गंदगी है उसके साथ में ये अभिक्रिया करेगा, और ये अभिक्रिया करके देखिए जो ऋणावेशित सिरा है वो बाहर की तरफ होगा और जो आवेशित सिरा है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं मिसाइल। जो आवेशित सिरा है वो क्या करेगा, इस गंदगी के साथ में बंध बना लेगा और वो घुल जाएगा, अर्थात वो घुलनशील पदार्थ बना लेगा। और ये क्या करेंगे, ये पानी के साथ में घुल जाते हैं, इस वजह से ये पानी में घुल जाएंगे। ये पानी में घुल गया तो ये भी पानी में घुल जाएगा, और फिर आपने देखा होगा कि जब अपन कपड़े वगैरह धोते हैं तो ऊपर क्या है, झाग जैसे बन जाता है, और वही ये क्या कहलाती है, वही मिसाइल होता है। जो झाग जैसे बन जाते हैं ऊपर, वही क्या कहलाती है, मिसाइल। और एक ऐसी मिसाइल में 70 से 100 आवेशित सिरे मिलते हैं। 70 से 100 आवेशित सिरे मिलते हैं एक मिसाइल में। ये क्या करेगा, अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई साबुन से रगड़ रहे हैं, हाथों से रगड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दिमाग खराब हुआ उठाएंगे ब्रश और रगड़ देंगे, और रगड़ने के कारण क्या होगा, जो गंदगी है वो निकल जाएगी, आराम से ये घुल मिल जाएंगे प्रेम प्यार से, और फिर ये पानी में घुल करके बह जाएंगे। ठीक है, ब्रश इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कोई गंदगी जकड़ करके बैठी है तो उसको अपन तोड़ दें। अगर कोई ऐसे पकड़ करके बैठी है कपड़े के धागे वगैरह को, तो अब वो क्या आसानी से निकल जाए। ब्रश का उपयोग इस वजह से करते हैं। ठीक है, मिसाइल क्लियर हो गया। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर अभी भी किसी को, जैसे अगर किसी को नोट्स चाहिए, इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आज या कल तक आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है, केमिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, आज ये लास्ट क्लास थी। ठीक है, अगर कोई भी आपको सीरीज चलानी है, कोई अगर आपको कुछ भी, जैसे कि 10th है, 8th है, 9th है, 11th है, 12th में जो भी आपको पढ़ना है, आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में सोच करके उसको जल्द से जल्द शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली किसी टॉपिक पे, अगले किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।